Welcome to Medi JE classes. This is third lecture of JEE classes, chapter 2, 12th physics इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, कैपेसिटर उसका थर्ड लेक्चर है JEE का. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग स्टडी किए थे, बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूले थे. ठीक है, इस लेक्चर में कुछ जो वोल्टेज आपका पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस एंड जो आपका कैपेसिटेंस है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे. तो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, सो वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. E एंड V के बीच में रिलेशन. ठीक है, बहुत सारे रिलेशन होते हैं. उसमें अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इन दैट कंडीशन जो फॉर्मूला होता है आपका, सो E इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर. जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, इन दैट कंडीशन हम माइनस डी वी बाय डी आर का यूज करते हैं. और पीछे हमने पोटेंशियल में पढ़ भी रखा है कि इसे हम पोटेंशियल कैसे लाते हैं. हमने ये पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर. ठीक है, सो इफ द फील्ड इज non-uniform, in that condition we use E equal to minus dV by dr. ठीक है, और if field is uniform, जैसे कि कैपेसिटर के बीच प्लेट में होता है, if field is uniform, अगर field uniform है, in that condition we use directly E equal to V by R, और जो भी distance हो that is E equal to V by D. अगर field uniform हो तो जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, ठीक है, जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, आपका चार्ज का वैल्यू फिक्स होता है. दैट्स व्हाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कांस्टेंट होगा. एंड अगर इसके बीच का डिस्टेंस d है तो इन दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दैट इज गिवन बाय V अपॉन D, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट. ठीक है, तो फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो V इक्वल टू ई डी फॉर्म, यानी V इक्वल टू ई डी या E इक्वल टू V बाय डी फॉर्मूला का यूज करता है. इसके अलावा अगर स्पेस में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन निकालना तो भी हम इसी का यूज करते हैं. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस के लिए भी हम E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर का यूज करते हैं. ठीक है, ठीक है. इसके अलावा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म, यानी एक्स वाई जेड, कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, एंड जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है. इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है. देखिए, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस E को क्या यूज करेंगे अगेन, dV बाय dr. एंड इफ इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स वाई जेड, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड. अब डेल और डी में क्या डिफरेंस है, अगर मैं E इक्वल टू लिखता हूं डी वी बाय डी एक्स और E लिखता हूं डेल वी बाय डेल एक्स, इन दोनों ऑपरेटर में क्या होता है, इसको बोलते हैं
कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अगर डी आता है तो ये डिफरेंशिएशन है और इसको बोलते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट डिफरेंशिएशन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज सिर्फ एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वेरी करे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स में वेरी करे, इन दैट कंडीशन हम डेल का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे आपका वी का, ठीक है। और इन केस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड एक ही टाइम में तीनों के साथ वेरी कर रहा है, इन दैट कंडीशन हम यूज करते हैं डेल। मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि डेल और डी का यूज कहाँ होता है। बेसिकली बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता लगेगा कि डेल यूज करना है कि डी यूज करना है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली आपको डिफरेंस बता दूं डेल और डी में। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है v इज इक्वल टू, ओके, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर वाई, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन एक्स वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। आप देखिए मैं v अगर dv बाई dx करता हूं तो क्या आएगा, इफ वी डू dv बाई dx, इसका मतलब होता है कि वोल्टेज सिर्फ x के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, यानी सिर्फ x के अलावा सब जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2xy प्लस इसका क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो yz, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी आप v इक्वल टू एक्स, ये जो लिखा तो ये इंडिकेट ये करता है कि v x y और z तीनों के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। बट जब आप ये करोगे तो क्लियरली पता लग जाएगा कि आप सिर्फ x को वेरिएबल मान रहे हो और बाकी सबको कांस्टेंट मान रहे हो, जो कि गलत हो गया। तो इस केस में हम dv बाई dx यूज नहीं कर सकते। अब इस केस में देखिए, यानी ये v x y z तीनों वेरी कर रहा है, तो आप देखिए क्या निकलेगा, डेल v अपॉन डेल x। इसका मतलब है कि आप इसका कंप्लीट, यानी जैसे ये लिखोगे तो पता लग जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी चीज को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो कंप्लीटली x के साथ वेरी नहीं, कंप्लीटली करेंगे तो d यूज करेंगे। डेल का मतलब होता है पार्शियल, इसीलिए इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले x बाकी को कांस्टेंट मानो, तो x का कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई प्लस वाई जेड प्लस 0, फिर आपका डेल v बाय डेल y। इसका मतलब क्या हुआ कि अब y को वेरिएबल लेना, बाकी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया तो y का तो 1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ y का करेंगे तो सिर्फ एक्स जेड और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। फिर आप डेल v बाय डेल z करोगे, इसका मतलब है कि अब z वेरिएबल हो गया, बाकी चीज कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में अब देखिए, यानी ये इसमें z है नहीं है, इसका मतलब ये 0 प्लस इसमें z है यानी एक्स वाई प्लस इसमें जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2zy, ठीक है। तो इस अब ये तीनों निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल v बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल z बाय सॉरी डेल v बाय डेल z, ठीक है। सो E इक्वल टू, अब जो वैल्यू है वो रख दीजिए, E इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस yz, ठीक है। ये किस में आया आपका x डायरेक्शन में, तो वेक्टर का फॉर्म लिखते तो i कैप, ठीक है। ये किसके y के रेस्पेक्ट में निकला है तो ये कितना आ जाएगा j कैप, ये कितना निकल जाएगा आपका k कैप। यानी अगर आपने एक बार में कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दिया तो फिर बाकी वेरिएबल हो ही नहीं सकता। कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि आपको सारे वेरिएबल्स पता है, ठीक है। हमने जैसे dv बाई dx किया तो मतलब हुआ कि x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अपने को पता है कि ये x में y में z में तीनों वेरी कर रहा है, इन दैट कंडीशन हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें जब हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हम x को वेरिएबल लेते हैं, बाकी कांस्टेंट। फिर जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y को वेरिएबल लेते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। एंड फिर जब हम z के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो z को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड कंप्लीट डिफरेंशिएशन में डिफरेंस है। ये एक्चुअली बेसिकली मैथ्स का टॉपिक है, ओके। तो पार्शियल अगर 3D कोऑर्डिनेट में दिखाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इन दैट कंडीशन आपको डेल v, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। आप डेल बोलोगे तो ये भी होता है, डेल्टा ये भी होता है, और एक आपका ये पोर्शन भी होता है।
कैपिटल और स्मॉल लेटर जो होता है, जैसे स्मॉल अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट है, वही डिफरेंशिएशन भी है। इसको डेल ऑपरेटर, डेल वी वाई डेल एक्स, इस टाइप से पढ़ते हैं। यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर एक साथ वेरी करें, इन दैट कंडीशन हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन था। नाउ अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ फाइंड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज निकाल रहे हैं, दो चार्ज के बीच में निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग है। सो नाउ वी स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q इन एक्सटर्नल फील्ड E। अगर आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो एक चार्ज से ही आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q into V। व्हाट इज V? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि उसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल ही पता होगा। तो ऐसे ही हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड E हैविंग पोटेंशियल V एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको मूव करना है वहां पे। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ हो, इन दैट कंडीशन पोटेंशियल का फॉर्मूला U इक्वल टू Q इंटू V होता है। ठीक है, एंड अगर एक्सटर्नल केस नहीं हो, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है आपका यहाँ Q1 और एक चार्ज है आपका Q2, ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सो U इज गिवन बाय माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R। निगेटिव सिंबल ये दिखाता है कि कोई भी चीज़, ये वर्क डन है एक टाइप का, पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप, वन टाइप ऑफ वर्क डन। सो ये निगेटिव शो करता है कि किसी न किसी के अगेंस्ट में वर्क करके लाते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज व्हाट, नेगेटिव। एंड ये दो चार्ज था, इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज, तो मैं जो नॉर्मल लेक्चर था एनसीईआरटी उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे है Q, यहाँ पे भी है Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, या डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या करने का, सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो और हर एक के बीच में आपका कुछ ना कुछ जो होगा आपको पता ही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कितने पेयर बनेंगे, अगर 4 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते टाइम में बहुत ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी बहुत सारे चार्जेस हैं और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिस्टम का, इन दैट कंडीशन आपको पेयरिंग करना पड़ता है। यानी जितने भी चार्ज का पेयर्स बनेंगे, ठीक है, उतने पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर 4 चार्ज है तो कितने पेयर बनेंगे, तो इजीली वे में आप बता सकते हैं काउंट करके। लेकिन अगर बोलो 50 चार्ज है, अब कितने पेयर्स बनेंगे, तो उस कंडीशन में काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के आप पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज, अगर n नंबर ऑफ चार्ज है देन टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का टोटल पेयर कितना होगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, यानी इतने टाइप के पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो फाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम
कि ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए हर एक पे चार्ज क्यू है, चार्ज सेम हो या इक्वल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी का पेयर इतना ही बनेगा। और इसमें कितना चार्ज है 4, तो नंबर ऑफ चार्ज है 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2, टोटल कितने पेयर हो गए 6, यानी 6 पोटेंशियल एनर्जी का पेयर बनाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे होगा, एक पेयर बनेगा एक, ठीक है, इसके बीच मान लीजिए ए है बी सी डी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मैं यू ए बी मानता हूं, तो माइनस के Q1 Q2 दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है, मतलब आर क्या जो भी इसका डिस्टेंस रहे, एल मान लीजिए स्क्वायर है, तो फिर BC के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, BC के बीच में पोटेंशियल यू बी सी इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, फिर CD के बीच में होगा दैट इज U इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, फिर CD के बीच में होगा सो यू डी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल। 4 पेयर तो ऐसे हो गए जो सेम वाले थे। उसके बाद डायगोनल, एक पेयर ये होगा और एक पेयर ये होगा, टोटल कितने पेयर हो गए 6। अब 6 के पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके सबको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते टाइम में कब, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हो, इन दैट कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते टाइम में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आपको चार्जों का क्या करना है, पेयरिंग करना है। अगर एक भी पेयरिंग ऑफ चार्ज छूटा तो पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर माइनस सिंबल का यूज करने की जरूरत नहीं है, माइनस सिंबल सिर्फ इंडिकेटिव होता है, ठीक है, माइनस सिंबल इज ओनली फॉर इंडिकेटिव। अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना है इन दैट कंडीशन आप इसको इग्नोर कर सकते हो माइनस सिंबल, ठीक है। बट न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं जनरली तो जो माइनस लेके सॉल्व करते हैं, मान लीजिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में दिया है तो जो आंसर है उसका मैग्नीट्यूड लेने का, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देने का, ठीक है, डिपेंड करता है वो क्या दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते टाइम में नंबर ऑफ चार्ज का पेयरिंग बताना है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है Q Q Q, इसमें कितने पेयर्स होंगे, तो एक पेयर ये, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल, इसके अलावा होंगे भी नहीं। इस फार्मूला में देख लीजिए तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है 3 इंटू 3 माइनस 1 2/2, ये कितने हो गए 3 पेयर बनेंगे। तो आप इस फार्मूला का हेल्प से नंबर ऑफ पेयर फाइंड कर लो, ताकि अगर बाय द वे अगर पेयरिंग करते टाइम मान लीजिए कि इस पेयरिंग करते टाइम में अगर आपका कुछ छूट भी जाए तो आपको याद रहे कि मुझे एक्चुअली में 6 पेयर या 9 पेयर बनाने हैं और इसमें से अगर 8 पेयर ही मिला, इसका मतलब एक पेयर मिसिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आप इससे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और ये भी बहुत सारे डायरेक्टली फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा आपका ये डायरेक्टली ऑप्शंस में होते हैं कि कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली आ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हाई लेवल का ही पूछता है, 3 लेवल का आपको क्वेश्चन होते हैं, मीडियम लेवल जो टोटली मोस्टली बेस्ड होता है आपका 12th बेसिस पे, ठीक है, मॉडरेट लेवल जो 12th से थोड़ा सा एडवांस होता है यानी कंसेप्चुअल होता है, और एक होता है आपका हार्ड लेवल जो रैंक डिसाइड करती है, वो तभी आएगा जब आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत सारे फॉर्मूले पता हो, ठीक है। नाउ अब आता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं बताता हूँ रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो if a charge move from one point to another point, ठीक है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उससे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है Q1 से लेकर के यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सेम चार्ज है Q से यहाँ पे, और हमने यहाँ से A से B पे मूव किया, तो
इसका वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका होता है वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी उस चार्ज का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था एंड देन आफ्टर उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट विल गिव द पोटेंशियल वर्क डन बिटवीन दिस टू। ठीक है, क्योंकि वर्क डन निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पता आपको। ठीक है, फोर्स चलो डिस्प्लेसमेंट तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स कहाँ पता कितना लगेगा, तो डायरेक्टली आप पोटेंशियल एनर्जी यानी निकालने को तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकल जाएगा Q² बट पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, यानी एक चार्ज का पहला पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है और बाद में जब दूसरे पॉइंट पे ले गया तो आपका 5 जूल है, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस कर दो, डायरेक्टली वर्क डन निकल जाएगा, यानी कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज करने का नहीं होता, वहाँ पर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, एंड एक डाइपोल रखा हुआ है, सपोज हियर माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट जो है वो प्लस क्यू चार्ज है, इट इज मेकिंग एन एंगल, मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अब हमने इसको मूव नहीं करना अभी इसके पास पोटेंशियल ऐसा मेंटेन कब रहेगा, जब आप पकड़ के रखोगे। ठीक है, अगर आपको θ1 एंगल से θ2 एंगल मूव करना है तो उसके लिए हमने पहले ही डिराइव कर रखा है। ठीक है, कि वो θ1 एंगल से θ2 एंगल में मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी में हमने एक्सप्लेन कर रखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन मूविंग फ्रॉम θ1 टू θ2। बट मान लीजिए कि जिस पोजीशन में अभी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखने के लिए आपको पकड़ के होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करने में क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, तो वर्क डन कितना होगा तो डिपेंड करता है थीटा पे। इन दैट कंडीशन जो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। यानी बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस पी डॉट ई होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में होल्ड करने में जितना वर्क डन लगता है दैट इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस पीई। अब ये मत भूलिएगा कि हमने एनसीईआरटी में डिराइव किया था माइनस पी और यू कैन से पीई इक्वल टू cos θ1 माइनस cos θ2, ये भी डिराइव किया था। बट ये क्या था, डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, एंड दिस इज कि इस डाइपोल को होल्ड करके रखने में, यानी ये डाइपोल ऐसा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि बताया था इस पे टॉर्क लगेगा, इधर क्यू ही है, इधर कितना लगेगा आपका क्यू ही, अब इसी बात ये घूम जाएगा, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, तभी तो यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ई पी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस केस में अलग अलग कंडीशंस आते हैं। अब इसी में आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस पी कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये ऑब्वियसली बात है, ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो वो आपका स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में हम किसको मानते हैं, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसके पास एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वही पोजीशन में बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगा तो वो मूव करने का कोशिश करेगा, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जनरल कंसेप्ट क्या होता है कि कोई चीज स्टेबल है, स्टेबल कब होता है,
जब कोई चीज स्टेबल होता है, इसका मतलब हुआ उसके पास एनर्जी कम है, और अनस्टेबल कब होता है, जब एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है। सो एक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, ठीक है। सो पहला लेते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज, if potential energy of dipole is minimum, the dipole is said to be in stable potential, stable equilibrium, ठीक है, इसको मैं स्टेबल। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो पहले ये देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। इफ थीटा इज जीरो तो क्या आएगा, माइनस पीई आएगा, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है। सो एट थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ इफ डाइपोल इज पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पैरेलल, इसका मतलब हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे रख देता हूँ माइनस क्यू और यहाँ रखूंगा प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इधर डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो गया, राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी देखिए जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो P और E के बीच एंगल कितना आ गया, जीरो, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के पैरेलल है, थीटा इक्वल टू जीरो, और थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो U का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस PE, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का सबसे मिनिमम वैल्यू है। सो अगर किसी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एनर्जी का वैल्यू कम। दूसरी बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हेन अ डाइपोल इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल कब होगा, जब एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में जंप करता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी का वैल्यू कम रहेगा तो ग्राउंड स्टेट में एज इट इज नॉर्मल स्टेट में बैठा रहता है। तो बात करते हैं हम सेकेंड, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, यानी इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज maximum, the dipole is said to be in unstable equilibrium, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता कितना है, तो माइनस पीई कॉस थीटा। इफ थीटा इक्वल टू आप रख दोगे अगर मान लीजिए 180, तो u इक्वल टू माइनस पीई cos 180, u इक्वल टू माइनस पीई cos 80 का लिए -1, u इक्वल टू कितना हो गया, pe, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और 180 का मतलब क्या हुआ, ठीक उल्टा, एंटी पैरेलल जिसको बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ठीक उल्टा हो, कहने का मतलब कि मान लीजिए ये आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को हमने रखा है कुछ इस टाइप से माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट साइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, सॉरी लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आपका, राइट साइड। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 180 का।
180 का आएगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। यानी इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा रोटेट करने का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा इसमें होगा। स्टेबल में रोटेट करने के चांसेस नहीं होते, यानी जैसा है वैसी कंडीशन में मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो बॉडी घूमता भी है या रोटेट भी करता है एंड स्ट्रेट लाइन में भी जाता है, ठीक है। यानी ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है। कब? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो बॉडी सिर्फ यानी डायपोल सिर्फ रोटेट करता है, ओके। बट अगर जो आपका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इन दैट कंडीशन डायपोल जो होता है वो रोटेट भी करता है एंड स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है, ओके। नाउ इफेक्ट, विल सी द इफेक्ट। अगर किसी कंडक्टर को, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि किसी कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज इफेक्ट इन केस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये था आपका स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं कि किसी कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। सो दैट इज इफेक्ट इन metallic conductor, effect in metallic conductor in external electric field, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट करता है, तो हम करते हैं क्या पहले कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ओके, जिसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है, ठीक है। ये कंडक्टर है तो बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि उसमें अभी ड्रॉ कर दूंगा तो आपको लगेगा ये कैसे ड्रॉ कर दिया, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कोई कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, यानी मान लीजिए कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका इस फॉर्म में स्ट्रेट था, एंड जैसे ही ये कंडक्टर इसमें रखेंगे तो जानते क्या हो जाएगा, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जो पैरेलल था वो ऐसे रह जाएगा, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए किस टाइप से हो जाएगा। यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन जैसे आप कंडक्टर प्लेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको इस टाइप से हो जाएगा। यानी क्यों, उस प्रॉपर्टीज में आता है कि इफ वी प्लेस अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट कंडीशन जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यूनिफॉर्म चार्ज इज distributed on its surface of conductor। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यूनिफॉर्म चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, हमेशा ही स्ट्रेट, ठीक है। या ये समझ सकते हैं कि ये सरफेस एक टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही नॉर्मल होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज में आता है। दैट्स व्हाई अगर जो चार्ज इससे पास नहीं, जो फील्ड इस कंडक्टर से पास नहीं हो रहा है वो तो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जो कंडक्टर पे जाएगा वो कंडक्टर का स्ट्राइक नहीं, हमेशा ही 90 डिग्री पे ही इन होगा और आउट भी 90 डिग्री पे ही होगा। यानी किसी भी ऐसा नहीं है कि ये कंडक्टर है तो ऐसे जाएगा, इस केस में ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है लेकिन मैं ऐसे कंडक्टर करके ऐसे कर दूंगा तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान रखने का ये कि when a conductor is
placed in external electric field, in that condition the electric field becomes perpendicular to the surface of metallic conductor. Because if we place a conductor in external electric field, in that condition positive charge, or you can say a charge, is induced at the surface of conductor, due to which this surface is behave as a equipotential surface, and as the electric field is always perpendicular to the electric field, the electric electric potential surface is always perpendicular to electric field, or you can say electric field is always perpendicular to electric potential surface. That's why the field that entering to the conductor becomes perpendicular to the surface, and that's why it bent. Okay, it's not a straight line, it bent such that the angle between that electric field and the surface becomes perpendicular, that is 90 degree. Okay, so these all are the properties of conductor placed in electric field. एक एक करके मैं स्टडी करते हैं. If a conductor is placed in external electric field, a steady charge induced on the surface of conductor, यानी चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके सरफेस पे. So a steady charge distribution induced at the surface of conductor or मेटालिक कंडक्टर. यानी जैसे ही अभी इस कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, बट जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इस सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है. नाउ अब चार्जेस कहाँ है? ओनली एट द सरफेस. और ध्यान रखिएगा ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है. मैं इसको सॉलिड कर देता हूं. दिस इज सॉलिड. तो भी चार्ज इसके इनसाइड में नहीं होगा. अगर नॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी आपने चार्ज प्लेस नहीं किया यहाँ पे, यू ओनली पुट दिस कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सॉलिड कंडक्टर होने के बावजूद भी चार्जेस हमेशा ही सरफेस पे होता है, जिसके इनसाइड में चार्ज नहीं होता है. अब इनसाइड में चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. सेकेंड इज द net electric field inside the conductor is always zero. यानी नॉर्मल किसी कंडक्टर पे हम चार्ज डालते हैं वो, और कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं वो, दोनों अलग अलग केस है. जब हम नॉर्मल, याद कीजिए जब हमने सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें मैं क्या किया था कि सॉलिड स्फीयर में सरफेस के अलावे उसके इनसाइड में भी चार्ज होता है. ये एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा था हमने, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा था. लेकिन जब कंडक्टर में पहले से कोई चार्ज नहीं था एंड इसके बाद भी आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो चार्ज इंड्यूस तो होता है, लेकिन ओनली एट सरफेस. वो सॉलिड होने के बाद भी इनसाइड में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता है. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा ही आपका जीरो होगा. ठीक है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. ना अब कौन सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जीरो होता है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कैसे? देखिए अपने टर्म्स लिखते हैं. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट होता है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट से क्या रिलेशन है? dv अपॉन dr. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dv बाई dr. नाउ क्या जीरो है? E जीरो है. सो इसका मतलब हुआ कि माइनस dv बाई dr इक्वल टू क्या आपका? जीरो. ठीक है. नाउ इसका मतलब हुआ कि dv बाई dr का वैल्यू कितना है? जीरो. और एक कॉमन सा मैथ्स में कंसेप्ट है कि डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है?
कांस्टेंट का। इसका मतलब हुआ कि आपका v का डिफरेंशिएशन 0 है। इसका मतलब हुआ कि v जो होगा दैट इज कांस्टेंट, v विल बी कांस्टेंट। तो ही ऐसा पॉसिबल है। v अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0। दैट्स व्हाई E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका मतलब समझे कि सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी at outer surface, on the outer surface electric field is always perpendicular to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। फोर्थ पॉइंट कुछ यूं होगा, at the surface of conductor electric field is always normal to the what surface। सरफेस के हमेशा ही आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, ये हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो ये कंडक्टर है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इस कंडक्टर के इनसाइड में मैं कैविटी जनरेट कर दूं, कैविटी जनरेट करने का मतलब हुआ कि कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल दो, इधर खाली जगह बचेगा। ठीक है, तो यहाँ खाली जगह बचेगा, तो इस खाली जगह में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 एंड चार्ज कितना होगा 0। यानी अगर ये मैं इसमें से एक पीस कट करके बाहर निकाल दूं, यानी ये हो गया आपका कैविटी। तो इस कैविटी में बाहर कितना भी अमाउंट में चार्ज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसाइड में नेट चार्ज कितना होगा 0, और इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कैविटी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये क्या है कैविटी। ठीक है, और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कार का। जब बहुत ज्यादा थंडरिंग होता है यानी बिजली गिरती है, ठीक है, कार पे, और उस केस में अगर आप सीट पे बैठे हुए हैं, सो व्हाट इज डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग तो अभी देखा कि अगर किसी कंडक्टर के, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के इनसाइड में अगर कैविटी कर दूं, कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है इसके सरफेस पे है। बट अगर इनसाइड में कैविटी कर दूं, यानी कट करके पोर्शन बाहर निकाल दूं, तो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 एंड चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है 0। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। क्यों? क्योंकि बाहर लार्ज अमाउंट में चार्ज होने के बाद भी इनसाइड में, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, शील्ड प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई, जिसके कारण से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इस कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका यही था कि इनसाइड द कैविटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field as well as net electric charge is 0। ठीक है, net electric charge is 0। ठीक है, this phenomena is
known as electrostatic shielding. ओके, अब देखिए इन केस ऑफ कार बता रहा था कि कार में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे होता है कि मान कि बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बिजली गिरता है, तो उसके केस में क्या होता है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है जिसको हम ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर कोई पर्सन कार में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो किसी भी मेटालिक सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, अपने सीट पे एज इट इज बैठा हुआ है, तो कार का जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है, आपका मेटल का। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी थंडरिंग होता है, तो बिजली जब सरफेस पे गिरता है तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सरफेस पे चार्ज होता है। लेकिन वो पर्सन एज अ कैविटी में बैठा हुआ है, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इसके इनसाइड में क्या कैविटी है, कोई भी कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद भी कार के इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, यानी कार में बैठे हुए पर्सन को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। ठीक है, तो कार क्या हो गया, एक टाइप का कैविटी, और उसका जो सरफेस का वो पार्ट क्या आपका मेटल। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एग्जांपल है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये आपका ये इफेक्ट था किसका, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसके इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, कैविटी कर दोगे तो भी उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट्स वाई उसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ही आपका कांस्टेंट होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी ऐसा बेंट होता है कि सरफेस पे वो हमेशा ही परपेंडिकुलर फॉर्मेशन होता है, अपने आप बेंट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर, कंडक्टिंग मेटालिक कंडक्टर जो भी है। ठीक है, सो दिस इज टॉपिक। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बेसिकली स्टार्ट होगा आपका कैपेसिटर, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक था वो बेस्ड था। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। ओके।